चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं और जैसा मैंने डिस्कस किया था चैप्टर वन इज द इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी के बेसिक टर्मिनोलॉजी यानी कि इंट्रोडक्शन, क्या हाइड्रोलॉजी होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाइड्रोलॉजी एंड इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी, व्हाई वी स्टडी हाइड्रोलॉजी बीइंग ए सिविल इंजीनियर। सिविल इंजीनियर के होते हुए हम हाइड्रोलॉजी क्यों पढ़ते हैं, कैसी क्या रिक्वायरमेंट थी कि सिविल इंजीनियर को हाइड्रोलॉजी पढ़नी पड़ती है। उसके बाद वाटर साइकिल, कैचमेंट एरिया, रेजिडेंस टाइम, वाटर बजट इक्वेशन and world water balance. These are the topic of the first chapter. ठीक है, तो now first chapter जो हम पढ़ने वाले हैं that is introduction. ठीक है, चलिए नोट नहीं करना किसी को, सबसे पहले पढ़ते हैं हाइड्रोलॉजी के बारे में। Now first point of study is hydrology. Clear है? चलिए, हाइड्रोलॉजी इज बेसिकली मेड फ्रॉम द टू वर्ड, फर्स्ट वन इज हाइड्रो एंड सेकंड वन इज लॉजी। हाइड्रोलॉजी जो मेरा वर्ड है वो दो वर्ड से मिलके बना है, एक है मेरा हाइड्रो और दूसरा है लॉजी। दैट मीन्स वी कह सकता हूं दैट इज हाइड्रो प्लस लॉजी। हाइड्रो जो वर्ड है दैट इज कमिंग फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हाइडोर। जो मेरा हाइड्रो वर्ड है दैट इज कमिंग फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हाइडोर and logi come from the Greek word that is logos. जो मेरा second word है that is logi, that is coming from the Greek word logos. यहाँ पे लिख देता हूं मैं, that is coming is the Greek word, ये भी ग्रीक वर्ड से आया है and this is also come from the Greek word. हाइडोर का मतलब होता है वाटर और लोगस का मतलब होता है स्टडी। यहाँ पे हाइडोर का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड that is water and logos means that is study. Logos का मतलब क्या होता है, study. That means we can say the study of water is called hydrology. जो study होगी water की वो क्या होगी, hydrology होगी। तो definition बहुत है, simple word में अगर आपको बोलना है तो you can say simply the study of water is called hydrology. एक और definition यहाँ पे note भी कर सकते हैं, study of water is called hydrology. Study of water is called hydrology. चलिए देखते हैं आगे, नोट नहीं करेगा कोई अभी। बेसिकली जो हम स्टडी करते हैं, स्टडी तो बुक को भी पढ़ना होता है, अब बुक देखते हैं, बुक भी पढ़ते हैं, वो भी तो एक स्टडी है। लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे हम कौन सी स्टडी करते हैं, दैट इज साइंटिफिक स्टडी, एक्सपेरिमेंटल रिलेटेड, कुछ फैक्ट से रिलेटेड वो स्टडी करते हैं, ना कि यहाँ पे हम कोई बुक्स नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम स्टडी करते हैं माय डियर फ्रेंड, these are the scientific study. वो क्या है मेरी scientific study, that is scientific study. और बेटा जो भी scientific study होती हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, these are called science. जो भी मेरी scientific study होती है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, science. तो दूसरी लैंग्वेज में, अदर लैंग्वेज में मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, that is science of water is called hydrology. या ये भी बोल सकते हैं हम कि science of water is called hydrology. साइंस ऑफ वाटर को भी हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हाइड्रोलॉजी बोलेंगे। क्लियर है सभी को? आपसे कोई सिंपल डेफिनेशन अगर पूछे हाइड्रोलॉजी का तो आप ये बोल सकते हैं कि द स्टडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलॉजी, और यू कैन से द साइंस ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलॉजी। हाइड्रो वाटर से रिलेटेड जो भी मेरा साइंस है उसी को हम हाइड्रोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये थी मेरी सिंपल डेफिनेशन। आपसे अगर कोई डायरेक्ट ऐसे ही पूछ ले, इन सब के अलावा बुक्स में एक और डेफिनेशन का जिक्र करता है, बुक्स आप पढ़ते हैं, के सुब्रमण्यम फॉलो करते हैं सभी, तो व्हाट इज दैट साइंस, तो हम बोलते हैं कि द साइंस ऑफ वाटर। इस डेफिनेशन में भी मैंने यहाँ पे नोट लिखा हुआ है स्पेशली कि द साइंस ऑफ वाटर, साइंस ऑफ व्हाट थिंग। तो क्वेश्चन ये बनता है कि साइंस किस चीज का साइंस पढ़ते हैं, तो साइंस रिलेटेड टू इट अकरेंस, साइंस रिलेटेड टू इट डिस्ट्रीब्यूशन एंड साइंस रिलेटेड टू इट सर्कुलेशन। अर्थ और अर्थ के एटमॉस्फेयर में मेरा वाटर का अकरेंस कहाँ पे है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, और वो सर्कुलेट कैसे करता है। समझ में आया? अकरेंस का मतलब है बेटा ये कहाँ मिलता है, अर्थ और अर्थ के एटमॉस्फेयर में वाटर मेरा कहाँ मिलेगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि वो सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, या फिर वो गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, या और उसका सर्कुलेशन कैसे होता है। सर्कुलेशन का मतलब है कि वो एक फेज से दूसरे फेज में कैसे ट्रांसफर होता है। क्लियर है माय डियर फ्रेंड? तो यहाँ से लिख सकते हैं साइंस का मतलब,
तो साइंस रिलेटेड टू, यहाँ से सो डेफिनेशन लिख सकते हैं, साइंस रिलेटेड टू, साइंस रिलेटेड टू इट्स, साइंस रिलेटेड टू इट्स सर्कुलेशन, science related to its circulation, comma distribution, comma distribution and occurrence, एंड अकरेंस। तो साइंस किससे रिलेटेड होना चाहिए? साइंस वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होना चाहिए, साइंस उसके सर्कुलेशन से रिलेटेड होना चाहिए, एंड साइंस इज रिलेटेड टू इट्स अकरेंस। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यहाँ पे मैंने क्या बताया था माय डियर फ्रेंड, कि डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि वो आपको सॉलिड फॉर्म में है, इट इज इन सॉलिड फॉर्म, या वो फिर लिक्विड फॉर्म में है, या फिर वो आपकी गैसियस फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में। क्लियर है माय डियर फ्रेंड? सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में, या फिर गैसियस फॉर्म में है। अक्रेंस का मतलब क्या बताया था मैंने? अक्रेंस का मतलब बेटा मैंने ये बताया था कि वो आपको कहां पे मिलेगा, और सिंपली कहां पे है उसकी अक्रेंस? अर्थ और अर्थ के एटमॉस्फेयर में। कहां पे अक्रेंस है? अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर, एंड इट्स एटमॉस्फेयर। क्लियर है? एंड अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर। क्लियर है? सर्कुलेशन का मतलब क्या बताया था? सर्कुलेशन का मतलब मैंने बताया था कि वो एक फेज से दूसरी फेज में कैसे ट्रेवल करेगा। ठीक है, यानी कि आप फेज का मतलब हम यहाँ पे देख सकते हैं, जब हम मोटरसाइकिल पढ़ेंगे तो फेज का मतलब बेटा वहां से क्लियर होगा, या सर्कुलेशन का मतलब एक्चुअल जो मीनिंग है वो वहीं से क्लियर होगा आपका। क्लियर है? कुछ बुक्स में डेफिनेशन लिखी है, उसको नोट कर सकते हैं अगर किसी बच्चे को मान लो सब्जेक्टिव कहीं लिखना है तो। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इतना बहुत है मेरा, मुझे ज्यादा डेफिनेशन रटनी नहीं है। सिंपली अगर आपसे पूछे तो यू आंसर इन वन लाइन, दैट इज द स्टडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलॉजी। या फिर आप ये भी कह सकते हैं दैट इज द साइंस रिलेटेड टू द हाइड्रोलॉजी। कौन सा साइंस? साइंस रिलेटेड टू इट्स सर्कुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स अकरेंस। ठीक है, या एक और डेफिनेशन हम यहाँ से नोट कर सकते हैं, अगर किसी को नोट भी करनी हो तो लिख सकते हैं यहाँ से, इट इज द साइंस, it is the science, it is the science that deals with the, it is the science that deals with the, that deals with the occurrence, that deals with the occurrence, circulation and distribution of water, and distribution of water, distribution of water, and distribution of water of the earth, of the earth and earth atmosphere, of the earth and earth atmosphere, ऑफ द अर्थ एंड अर्थ एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं अगर आपको सब्जेक्टिव में कहीं पे लिखना हो। ठीक है माय डियर फ्रेंड, तो ये था मेरा बेसिक हाइड्रोलॉजी के बारे में कि हाइड्रोलॉजी क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलॉजी। आप इसको नोट कर लीजिएगा जिसको नोट करना हो। नेक्स्ट पॉइंट हेडिंग डालिए, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलॉजी। Next heading is, that is classification of hydrology. चलिए इधर देखिए सभी लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलॉजी की अगर बात करूं तो बेटा हम हाइड्रोलॉजी को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। वी विल डिवाइड द हाइड्रोलॉजी इन द टू पार्ट। फर्स्ट वन इज द साइंटिफिक हाइड्रोलॉजी एंड सेकंड वन इज द इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी। जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज साइंटिफिक हाइड्रोलॉजी, फर्स्ट पार्ट इज साइंटिफिक हाइड्रोलॉजी एंड द सेकंड पार्ट इज इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी। सेकंड पार्ट होता है मेरा दैट इज इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी। क्लियर है? चलिए, जो मेरी साइंटिफिक हाइड्रोलॉजी होती है, जो मेरी साइंटिफिक हाइड्रोलॉजी होती है उसी को हम बोलते हैं फिजिकल हाइड्रोलॉजी, और साइंटिफिक हाइड्रोलॉजी का ही दूसरा नाम है दैट इज फिजिकल हाइड्रोलॉजी। वी कॉल इट
फिजिकल हाइड्रोलॉजी, ठीक है। और जो मेरी इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी होती है उसी का दूसरा नाम है दैट इज अप्लाइड हाइड्रोलॉजी। इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी बोल लीजिए या फिर उसी को हम दूसरा वर्ड बोलते हैं दैट इज अप्लाइड हाइड्रोलॉजी, दैट इज अप्लाइड हाइड्रोलॉजी। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं अप्लाइड हाइड्रोलॉजी, ठीक है। चलिए फर्स्ट आता है मेरा, मैंने दो क्लासिफिकेशन आपको बताया। पहला क्लासिफिकेशन इज द साइंटिफिक हाइड्रोलॉजी और या फिजिकल हाइड्रोलॉजी। सेकंड क्लासिफिकेशन मैंने बताया इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी या फिर अप्लाइड हाइड्रोलॉजी, ठीक है। तो साइंटिफिक हाइड्रोलॉजी क्या है? तो साइंटिफिक हाइड्रोलॉजी वो हाइड्रोलॉजी होगी दैट डील्स विद द एकेडमिक एस्पेक्ट ऑफ हाइड्रोलॉजी। जो एकेडमिक एस्पेक्ट होते हैं हाइड्रोलॉजी के उनके साथ डील करती है। अब मेरे एकेडमिक एस्पेक्ट क्या होते हैं? तो बेटा एकेडमिक एस्पेक्ट वो एस्पेक्ट होंगे जैसे द स्टडी ऑफ प्रॉब्लम सच एज फ्लड, फ्लड की स्टडी करें हम, ड्रोथ की स्टडी करें। तो मुझे ये बताओ किसी एरिया में फ्लड क्यों आ रहा है या फ्लड से फ्लड क्यों आ रहा है, ड्रोथ क्या आ रहा है। तो बीइंग ए सिविल इंजीनियर दीज आर नॉट माय कंसर्न, ये मेरे कंसर्न नहीं है कि किसी भी एरिया में आपका फ्लड क्यों आ रहा है। हाँ मुझे इस बात से जरूर प्रॉब्लम है अगर फ्लड आया तो फ्लड के की वजह से जो मैंने एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है या जो मैं स्ट्रक्चर अभी बना रहा हूं उस पर मेरे क्या इफेक्ट आएंगे, वो मेरे लिए कंसर्न जरूर है। लेकिन फ्लड आया है तो फ्लड के रीजन क्या थे, ड्रोथ आया है तो ड्रोथ के रीजन क्या थे, वो मेरे लिए कंसर्न नहीं है। दीज आर द एकेडमिक एस्पेक्ट एंड दीज आर कमिंग अंडर साइंटिफिक हाइड्रोलॉजी और फिजिकल हाइड्रोलॉजी, ठीक है। सेकेंड आता है मेरा इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी। तो इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी वो हाइड्रोलॉजी होगी दैट डील्स विद द इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। इंजीनियरिंग एप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ माय डियर फ्रेंड? जैसे आपका फ्लड आया तो फ्लड से बेटा मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम किससे है? क्योंकि फ्लड के पास एक प्रॉपर्टी है दैट इज पीक फ्लड डिस्चार्ज। और जितनी भी मेरी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है या जो मैं स्ट्रक्चर अभी रनिंग में कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं उन स्ट्रक्चर को मैंने डिजाइन किया है किसी भी पीक फ्लड डिस्चार्ज के लिए। अगर वो पीक फ्लड डिस्चार्ज उस इस डिस्चार्ज से ज्यादा हो गया जिसके लिए मैंने डिजाइन किया है तो मेरी स्ट्रक्चर क्या कर जाएगी? फेल कर जाएगी। यानी कि ये एप्लीकेशन किसके अंदर आएगी? इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी के अंदर आएगी या अप्लाइड हाइड्रोलॉजी के अंदर आएगी, ठीक है। या किसी भी एरिया के अंदर मान लो प्रेसिपिटेशन हो रहा है, ठीक है। प्रेसिपिटेशन की डिफरेंट फॉर्म होती है, आगे डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 में। अगर वाटर अर्थ सरफेस पे एटमॉस्फेयर से किसी भी फॉर्म में आता है उसी को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। उसकी बहुत सारी फॉर्म होती है आपकी, रेनफॉल होगा, स्नोफॉल होगा, ग्लेज होगा, स्लीट होगा, हेल होगा, वो हम सब आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। मान लो कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है, या कोई सिटी है, उस सिटी के अंदर हैवी रेनफॉल हो गया, उस हैवी रेनफॉल की वजह से मेरी जो स्ट्रक्चर्स है, मैंने रोड भी बनाई हुई है, मैंने बिल्डिंग बनाई हुई है, मैंने ब्रिजेस बनाए हुए हैं, ठीक है, और भी मेरी बहुत टाइप की स्ट्रक्चर बनी हुई है, उन पे क्या इफेक्ट होगा वो सब किसके अंदर आता है? इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी। ये सब क्या है? मेरी इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में। और मैं उसको सब किसके साथ डील करने वाला हूँ? केवल इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी या फिर अप्लाइड हाइड्रोलॉजी में। इसलिए हम जब सब्जेक्ट पढ़ते हैं बेटा तो हम कभी ये नहीं पढ़ते हाइड्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ते हैं? इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी, नॉट द हाइड्रोलॉजी। क्यों? क्योंकि ये सब किसके साथ डील करते हैं? इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के साथ। और जो मेरी साइंटिफिक हाइड्रोलॉजी होती है वो किसके साथ डील करती है? एकेडमिक एस्पेक्ट के साथ। क्लियर है माय डियर फ्रेंड? चलिए तो इसमें लिख सकते हैं डेफिनेशन शॉर्ट में, इसमें लिख लीजिएगा द स्टडी deals with the study deals with the academic aspect, the study deal with the academic aspect, ठीक है। एकेडमिक एस्पेक्ट क्या हो सकते हैं माय डियर फ्रेंड? एकेडमिक एस्पेक्ट मेरे हो सकते हैं कि द स्टडी ऑफ प्रॉब्लम सच एज द स्टडी ऑफ प्रॉब्लम the study of problem such as flood, drought, etc. Clear है my dear friend? Now second one is engineering hydrology और उसी का दूसरा नाम हमने क्या दिया था? अप्लाइड हाइड्रोलॉजी। इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी और अप्लाइड हाइड्रोलॉजी, इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी और अप्लाइड हाइड्रोलॉजी। क्लियर है? इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी और अप्लाइड हाइड्रोलॉजी, ठीक है। चलिए इसमें क्या बताया था कि द स्टडी विच इज कंसर्न विद द इंजीनियरिंग एप्लीकेशन, वो स्टडी जो किसके साथ कंसर्न करती है, किसके साथ डील करती है? इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के साथ। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं स्टडी विच इज
which deals with the study which deals with the engineering application, study which deals with the engineering एप्लीकेशन, क्लियर है? स्टडी विच डील्स विद द इंजीनियरिंग एप्लीकेशन, वो स्टडी जो किसके साथ डील करेगी? इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के साथ डील करेगी, उसको हम क्या बोलेंगे? इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी। और वो स्टडी जो एकेडमिक एस्पेक्ट के साथ डील करेगी उसको हम क्या बोलते हैं? साइंटिफिक हाइड्रोलॉजी। अब मेरे कौन कौन सी एप्लीकेशन मैंने बताई थी? जैसे कि इसमें एक और पॉइंट हो सकता है, जैसे द स्टडी ऑफ प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन से क्या इफेक्ट होंगे? द इफेक्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन, रन ऑफ, वो सब किसके अंदर आएगा? मेरा इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी के अंदर। लिखो द इफेक्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन, द इफेक्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन, रन ऑफ, एवोपरेशन, evaporation, infiltration, एक्सेट्रा। ठीक है, और भी बहुत सारी मेरी इंजीनियरिंग एप्लीकेशन होंगी। तो जैसे ही हम सब्जेक्ट को आगे रन करेंगे धीरे धीरे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मेरी कौन कौन सी और एप्लीकेशन पॉसिबल हो सकती है। क्लियर है माय डियर फ्रेंड? चलो इसको नोट करो इतना, फिर आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इसको नोट कीजिए जल्दी से। नाउ till now we have completed up to the classification of hydrology, मैंने देख लिया। now next we have study the topic why we study hydrology, हम हाइड्रोलॉजी को क्यों पढ़ते हैं, और फॉर ए सिविल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर के लिए कि हाइड्रोलॉजी को पढ़ना क्यों मस्ट हुआ, वो सब स्टडी करेंगे। ठीक है, तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन इज, तो मेरे जो वो डिजाइन इंजीनियर जो किसी भी स्ट्रक्चर की डिजाइनिंग में इन्वॉल्व होते हैं, उसकी प्लानिंग इन्वॉल्व होते हैं, उनको कुछ आंसर, उनके कुछ क्वेश्चंस के आंसर पता होने चाहिए। ठीक है, यही मैंने लिखा है बोर्ड पे। जब भी कोई प्लानिंग इंजीनियर हो या डिजाइनिंग इंजीनियर हो, या फिर कोई साइट इंजीनियर भी है, तो साइट इंजीनियर के लिए इतना मस्ट नहीं है। बेसिकली दोज इंजीनियर विच आर इन्वॉल्व इन द प्लानिंग एंड डिजाइनिंग, उनको कुछ आंसर, उनको कुछ क्वेश्चंस के आंसर पता होने चाहिए। क्या आंसर पता होने चाहिए? उनमें से कुछ क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं मेरे माय डियर फ्रेंड? मान लो कि ये एक रिवर है, ठीक है बेटा, ये एक रिवर है, और इस रिवर के सेक्शन इस एक्स पे, ये रिवर है और ये रिवर का एक सेक्शन है मेरा एक्स एक्स। ठीक है, ये एक रिवर थी और इस रिवर के सेक्शन एक्स एक्स पे मुझे एक कलवर्ट का डिजाइन करना है, यानी कि एक छोटा ब्रिज बनाना है जिसका स्पैन लेस देन इक्वल 6 मीटर होता है, उसको क्या बोलते हैं? कलवर्ट। ठीक है, मुझे कलवर्ट बनाना है, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये जब कोई रिवर होगी इसका कुछ पीक फ्लड डिस्चार्ज भी होगा। मान लो इस रिवर का पीक फ्लड डिस्चार्ज या आपका था 100, इस रिवर का पीक फ्लड डिस्चार्ज था आपका कितना? दैट इज 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है माय डियर फ्रेंड, अब मान लो कि ये मुझे हाईवे कलवर्ट आपको डिजाइन करना है, तो जब आप इस हाईवे कलवर्ट को डिजाइन करोगे तो इसको कितने के लिए डिजाइन करना पड़ेगा आपको? आपको पता है कि ये ब्रिज, इस ब्रिज में जो मैक्सिमम डिस्चार्ज आ सकता है वो कितना आ सकता है? दैट इज 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो माय डियर फ्रेंड, अगर मान लो मैंने इस हाईवे कलवर्ट को मैंने 90 क्यूमेक 90 मीटर क्यूब पर सेकेंड के डिस्चार्ज के हिसाब से डिजाइन कर दिया, और रिवर में मेरा मैक्सिमम डिस्चार्ज कितना आ गया इसके डिजाइन पीरियड में? 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड आ गया, तो इसका मतलब मेरा जो कलवर्ट था ये क्या कर जाएगा? फेल कर जाएगा। ये आपका ये कलवर्ट क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। यानी कि मुझे जब भी कोई प्लानिंग इंजीनियर, डिजाइन इंजीनियर इस ब्रिज को, इस हाईवे कलवर्ट को डिजाइन करेगा, तो उसको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि कितने साल बाद, ऑब्वियस सी बात है जब कोई आपका ब्रिज बनाओगे या हाईवे कलवर्ट बनाओगे तो उसका कुछ डिजाइन लाइफ भी होगा, 5 साल, 10 साल, 20 साल या 30 साल। तो आने वाले डिजाइनिंग लाइफ में उस स्ट्रक्चर पे मैक्सिमम उस रिवर के अंदर कितना फ्लो होगा, ये उस प्लानिंग इंजीनियर या डिजाइन इंजीनियर को पता होना चाहिए। तो यही था मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मैक्सिमम फ्लो आफ्टर डिफरेंट ईयर आर एक्सेप्टेड एट ए हाईवे कलवर्ट। हाईवे कलवर्ट में कितना मैक्सिमम फ्लो आ सकता है आने वाले साल में, वो सब पता होना चाहिए एक प्लानिंग इंजीनियर या डिजाइन इंजीनियर को। और ये जो डिजाइन डिस्चार्ज है रिवर के अंदर, ये हम किस में कैलकुलेट करते हैं? ये हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलॉजी। आगे कैलकुलेट भी करेंगे हम फ्लड मेजरमेंट वाले चैप्टर में, मैं वहां पे कैलकुलेट करके बताऊंगा आपको कितने साल बाद कितना मैक्सिमम फ्लो हो सकता है, वो सब हम यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले। क्लियर है माय डियर फ्रेंड? चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है मेरा? हाउ व्हाट मिनिमम रिजर्वायर कैपेसिटी, what minimum reservoir capacity will be sufficient to assure adequate water supply for irrigation। मान लो किसी भी, ये कोई का एरिया था,
ठीक है, ये आपका कोई एरिया है, कोई कैचमेंट एरिया है, आगे डिस्कस करेंगे कैचमेंट एरिया को। इस एरिया से मेरी कोई रिवर पास करती है, इस एरिया से मेरी कोई रिवर पास करती है, और इस रिवर का बेसिक फंक्शन क्या था, इस अपने आसपास के ये जो रीजन है इसको इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करे। तो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले इस रिवर में कितना मैक्सिमम डिस्चार्ज होना चाहिए, सफिशिएंट डिस्चार्ज होना चाहिए, जिससे कि इस रिवर के आसपास का रीजन, इस रिवर के आसपास का रीजन क्या हो, फुल्ली सेटिस्फाइड हो फॉर इरिगेशन, इरिगेशन पर्पज के लिए क्या हो, फुल्ली सेटिस्फाइड हो। तो मुझे कितना मिनिमम पानी उसमें छोड़ना चाहिए, कितना मिनिमम पानी या वाटर उसमें डिस्चार्ज छोड़ना चाहिए, जिससे कि उसके आसपास का रीजन क्या हो जाए, मेरा इरिगेट हो जाए, ये भी मुझे पता होना चाहिए। ये भी हम किसकी हेल्प से कैलकुलेट करते हैं, दीज आर कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलॉजी। क्लियर है? या मान लो कि बेटा मैंने इस रिवर है, ऑब्वियस सी बात है, जब रिवर बनाई है तो रिवर्स की लेंथ किलोमीटर्स में होती है, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, इस तरह से। मान लो मैंने इस सेक्शन पे यहाँ पे दिस इज द सेक्शन एक्स एक्स, और इस सेक्शन एक्स एक्स पे मैंने कोई रिजर्वायर बना दिया। मैंने क्या बना दिया माय डियर फ्रेंड, रिजर्वायर। रिजर्वायर मैंने क्यों बनाया है, तो रिजर्वायर में इसलिए बनाना है क्योंकि इसके सेक्शन के पास मेरी कोई सिटी है। क्या है, मेरी कोई सिटी। तो जब सिटी होगी, सिटी को वाटर सप्लाई भी चाहिए होगा, और सिटी के पास वाटर सप्लाई कितना होना चाहिए, आपने सिटी की डिमांड निकाल ली कि भाई सिटी को आपको 100 लीटर पर डे, एक दिन में 100 लीटर पानी आपको चाहिए, तो आपको रिजर्वायर कैपेसिटी भी तो उसके हिसाब से, अगर सिटी की डिमांड आपकी 100 लीटर पर डे है, तो आपको जो रिजर्वायर बनाना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड, वो 100 से ऑब्वियस सी बात है ज्यादा ही बनाना पड़ेगा। तो उस रिजर्वायर की कितनी कैपेसिटी हो, ये भी आप किसकी हेल्प से कैलकुलेट करेंगे, हाइड्रोलॉजी की हेल्प से तो कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 100 लीटर पर डे। क्लियर है माय डियर फ्रेंड? अब रिजर्वायर बनाया है तो रिजर्वायर में मेरे कुछ लॉसेस भी होंगे। कौन कौन से लॉसेस होंगे, हो सकता है इसमें मेरा पानी क्या हो जाए, एवोपरेट कर जाए, कुछ वाटर इन्फिल्ट्रेट कर जाए, ये भी तो मेरी कुछ प्रॉब्लम्स आएगी। अब मान लो कि इसको आपने 100 के हिसाब से डिजाइन किया, लेकिन आपने इसमें प्रेसिपिटेशन का इफेक्ट, इन्फिल्ट्रेशन का इफेक्ट, या फिर आपने ऑपरेशन के इफेक्ट को कंसिडर नहीं किया, तो हो सकता है आपने अगर 100 के लिए डिजाइन किया था तो इसकी कैपेसिटी लेस देन 100 ही रह जाए, इसकी कैपेसिटी कितनी रह जाए, लेस देन 100 रह जाए। इसका मतलब मैंने जो रिजर्वायर बनाया था वो रिजर्वायर सफिशिएंट नहीं है इस सिटी में वाटर सप्लाई के लिए। ठीक है, तो यानी कि मेरी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, फेल्ड कर जाएगी। तो बेटा इसलिए किसी भी सिविल इंजीनियर के लिए नेसेसरी है ये सारे इफेक्ट को पढ़ना। ठीक है, तो यही पॉइंट लिखा है मैं माय डियर फ्रेंड। थर्ड पॉइंट, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वाटर विल बिकम अवेलेबल इन ए रिजर्वायर व्हेन इट विल बी रेडी फॉर यूज। जब कोई भी रिजर्वायर आप बनाए और वो रेडी फॉर यूज है, यूज के लिए रेडी है, तो उसमें कितनी क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल होगी, वो सब भी। यानी कि हम किसके इफेक्ट को देखेंगे, हम इसमें ये इफेक्ट देखेंगे कि प्रेसिपिटेशन कितना हो रहा है, एवोपरेशन कितना हो रहा है, इन्फिल्ट्रेशन कितना हो रहा है, या फिर रन ऑफ कितना हो रहा है, वो सारे इफेक्ट भी मुझे कंसिडर करने पड़ेंगे। और ये सारे इफेक्ट कहां से आएंगे, ये सारे इफेक्ट आएंगे माय डियर फ्रेंड मुझे हाइड्रोलॉजी की हेल्प से। ये सारे इफेक्ट को कंसिडरेशन में कहां से लूंगा, हाइड्रोलॉजी की हेल्प से। क्लियर है? नाउ फोर्थ पॉइंट इज what effect will be there on the river water level after the construction of proposed reservoir। ठीक है, अब देखते हैं, मान लो बेटा यही रिवर थी आपके, और इस रिवर पे आपने एक रिजर्वायर बना दिया। ये रिवर थी, रिवर का सेक्शन एक्स एक्स, आपने एक रिजर्वायर बना दिया, यानी कि आपने पानी को, जितना भी वाटर था उसको क्या कर लिया, वहां पे स्टोर कर लिया। तो जब आपने वाटर को यहाँ पे स्टोर कर लिया, तो हो सकता है माय डियर फ्रेंड इस रिवर के डाउन स्ट्रीम साइड में मेरा सफिशिएंट डिस्चार्ज ना पहुंचे। सफिशिएंट डिस्चार्ज का मतलब ये है कि आने डाउन स्ट्रीम साइड में ये जो मेरा एरिया है, यानी कि जो भी मेरा सीसी एरिया, कल्सीवेबल कमांड एरिया जितना है, हो सकता है ये डिस्चार्ज इसको इरिगेशन के लिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर ना दे सके। तो मुझे इस बात का भी ख्याल रखना है माय डियर फ्रेंड कि रिजर्वायर बनने के बाद कहीं उसके डाउन स्ट्रीम साइड में मेरा डिस्चार्ज इतना कम ना हो जाए, कहीं वो डाउन स्ट्रीम में साइड में उस इरिगेशन फैसिलिटी को, इरिगेशन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल ना कर पाए। तो यही पॉइंट है माय डियर फ्रेंड कि व्हाट इफेक्ट विल बी देयर ऑन द रिवर वाटर लेवल आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रपोज्ड रिजर्वायर और एनी अदर कंट्रोलिंग स्ट्रक्चर। क्लियर है? इसमें एक और वर्ड लिखा है लेवीज। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है माय डियर फ्रेंड, इसका मतलब ये होता है कि जैसे आप कोर्स नहीं बना देते, आपकी कोई रिवर है, ठीक है, और ये रिवर किसी वाइड एरिया में फैली हुई है, इस वाइड एरिया को फैलने से रोकने के लिए मैं एम्बैंकमेंट टाइप कुछ स्ट्रक्चर बना देता हूं।
मैं दोनों साइड क्या बना देता हूँ, एम्बैंकमेंट टाइप कुछ स्ट्रक्चर बना देता हूँ, उसी को हम क्या बोलते हैं, लेवीज बोलते हैं। और अगर मैंने बेटा लेवीज, हो सकता है मैंने इतनी उनके बीच की प्रॉपर डिस्टेंस उतनी मेंटेन नहीं की कि मेरा उतना डिस्चार्ज आ सके, तो हो सकता है वो भी इरिगेशन फैसिलिटी को फुलफिल ना कर पाए, जितनी भी मेरे फील्ड को इरिगेशन की रिक्वायरमेंट थी उसको फुलफिल ना कर पाए। तो मुझे ये भी ध्यान रखना है कि लेवीज का जो कंस्ट्रक्शन करना है वो मुझे कैसे करना है। क्लियर? तो ये मेरे कुछ पॉइंट थे कि हाँ, व्हाई वी स्टडी हाइड्रोलॉजी, एक सिविल इंजीनियर के लिए हाइड्रोलॉजी हम क्यों पढ़ते हैं, उसको क्या रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है माय डियर फ्रेंड, इसको नोट कर सकते हैं आप लोग, इसको नोट कीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे यहाँ पे हाइड्रोलॉजिक साइकिल या वाटर साइकिल के बारे में। इसको नोट कीजिए सभी से पहले। नोट कर लिए सभी ने? एक और बात बेटा इसमें लास्ट में एक और बात मैं आपको बताऊंगा कि इन सब के लिए कोई बच्चा बोलेगा कि भाई वी आर नॉट अडॉप्टेड ए स्पेशलिस्ट हाइड्रोलॉजिस्ट, हम किसी स्पेशलिस्ट हाइड्रोलॉजी को क्यों ना रिक्रूट कर ले इन सभी क्वेश्चन के लिए। तो बेटा दीज आर द क्वेश्चंस विच ए बेसिक्स क्वेश्चन, जिसके सिविल इंजीनियर को पता ही होना चाहिए। जनरली हम कहीं भी कोई भी स्पेशलिस्ट हाइड्रोलॉजिस्ट को वहां पे रिक्रूट नहीं करते हैं इन सब क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, एक सिविल, दीज आर द बेसिक्स क्वेश्चन एंड फॉर एवरी सिविल इंजीनियर दिस क्वेश्चन, उन ये जो बेसिक्स क्वेश्चन है उसको पता होने चाहिए। क्लियर है माय डियर फ्रेंड? चलो इसको नोट करो, नोट कर लिया होगा सभी ने। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज हाइड्रोलॉजिक साइकिल और वाटर साइकिल।